हेलो बच्चों। बच्चों आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा डिसोल्यूशन का। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना एनपीओ या फिर चेंज इन पीएसआर। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिसोल्यूशन। टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द फॉलोइंग केसेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले धर्म एक पार्टनर है, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। भैया हमने अपने एक पार्टनर को बुलाया कि भैया डिसोल्यूशन चल रहा है, आके काम संभाल लो। 12,000 रुपये तुम्हें रेम्यूनरेशन दे देंगे, कमीशन समझ लो। 12,000 रुपये तुम्हें मिल जाएगी। एंड ही हैड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? वो कह रहा है कि 12,000 रुपये डिसोल्यूशन का काम संभाल लो और डिसोल्यूशन के वक्त जो भी खर्चा होगा वो तुम्हें ही देना पड़ेगा। ऐसा फर्म ने धर्म को कहा। फर्म ने धर्म को क्या कहा कि ये डिसोल्यूशन हो रहा है, आके काम संभाल लो, 12,000 रुपये ले लो। और वहाँ बैठे बैठे अगर कोई फर्म का खर्चा होता है तो आपको ही बियर करना पड़ेगा। अब अगर धर्म एग्री हो जाता है तभी ये एंट्री बनेगी, अगर पार्टनर एग्री नहीं होता तो ये एंट्री भी नहीं होती। तो धर्म एग्री हो गया, उसने कहा ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अब अगर फर्म का खर्चा इसके एग्री होने के बाद अगर डिसोल्यूशन का खर्चा 15,000 रुपये भी हो गया ना तो धर्म को अपनी जेब से भरना पड़ेगा। फर्म ने तो अपना अपना एक ही बारी में खर्चा कर दिया। फर्म ने कहा हमसे 12,000 देंगे, अब फार्म में जितना मर्जी खर्चा हो वो तुम संभालो। अगर फार्म में खर्चा नहीं भी होगा ना, अगर होता ही नहीं है डिसोल्यूशन में वक्त कोई खर्चा, तो भी फार्म इससे 12,000 रुपये वापस नहीं ले सकती। मतलब फार्म ने अपना काम 12,000 रुपये दे के ख़त्म कर दिया। अब चाहे खर्चा 12,000 से कम हो या 12,000 से ज़्यादा हो, धर्म को ही बियर करना पड़ेगा, फार्म को कोई मतलब नहीं होता। कह रहा डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंस हुआ वो 11,000 रुपये हुआ और वर पेड बाय धर्म। वो धर्म को ही करना था, अगर नहीं भी लिखता तब भी हमें यही मानना था कि धर्म ही पे करेगा। तो इसकी जर्नल क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री देखिए ध्यान से क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, इसकी पहली जर्नल एंट्री ये। तो इसमें फार्म का खर्चा हुआ। फार्म का जब खर्चा होता है तो रियलाइजेशन हमेशा क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म्स कैपिटल अकाउंट, धर्म्स कैपिटल अकाउंट। और फर्म ने अपना खर्चा सिर्फ कितना किया, 12,000 रुपये, बीइंग रेम्यूनरेशन पेड टू धर्म फॉर डिसोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू धर्म, फर्म का खर्चा इतना ही हुआ। अब आगे जो 11,000 रुपये भरा है वो धर्म ने अपनी जेब से भरा है, उससे फर्म को कोई मतलब नहीं, तो हम उसकी एंट्री भी नहीं करेंगे। बी पार्ट देखो। बी पार्ट में कह रहा है कि जे अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वॉज अलाउड आर रेम्यूनरेशन। सेम बोल रहा है, कह रहा है कि हमने उसे अपॉइंट किया, डिसोल्यूशन का काम संभालो आके, और हम उसके लिए रेम्यूनरेशन यानी कमीशन देंगे कितना, 15,000 रुपये रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। जे एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये लाइन लिखी होनी चाहिए तभी एक्सपेंसेस जो है वो जे बियर करेगा। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये वाली, तो अगर ये वाली लाइन नहीं लिखी होगी तो जो एक्सपेंसेस होंगे वो फर्म ही पे करेगा, फिर वो फर्म की जिम्मेदारी होती है अगर पार्टनर बियर नहीं करेगा तो। क्लियर है? तो ये लाइन लिखा होना कंपलसरी है, तभी हम मानेंगे कि फर्म में जो भी खर्चा हो रहा है वो पार्टनर्स को ही पे करना है। और ये नहीं लिखी होगी तो बच्चों क्या, फिर फर्म को ही पे करना होता है। तो 15,000 रुपये इसने एग्री किया कि मैं बियर करूँगा सब कुछ, लेकिन फार्म के जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए वो कितने रुपए हुए, वो हुए 16,000 रुपये। वर पेड बाय विजय अनदर पार्टनर। बताओ, 15,000 रुपये पहले तो फार्म ने दे दिए। बी की फर्स्ट एंट्री, 15,000 रुपये तो पहले फार्म ने दिए डिसोल्यूशन को, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के। तो पहले तो फार्म का खर्चा लिख लेते हैं। तो फार्म का जो एक्सपेंस हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसको दिए उन्होंने, जेज कैपिटल अकाउंट। जे को दिए उन्होंने 15,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन अब जो एक्सपेंस था वो पे कर दिया दूसरे पार्टनर ने, जे के बदले में दूसरे पार्टनर ने पे किए। वो लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको लिखवाया था कि एक्सपेंसेस पेड बाय वन पार्टनर एंड बियर बाय अनदर पार्टनर, वही वाला केस है। खर्चा था जे का, दे दिया विजय ने, तो अब बच्चों जे किसको देगा, विजय को वापस लौटाएगा। तो जे की जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, और विजय का जो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा
क्रेडिट। ठीक है बच्चों, कितने रुपए से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा? सेम अमाउंट 16,000 रुपीज़, 16,000 रुपीज़ उसने वापस कर दिया। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय विजय, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ जे। बेटा इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट में कह रहा है कि दीपा अ पार्टनर वॉज लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ बोले कि दीपा जो है वो उसको हमने डिसोल्यूशन का काम संभालने के लिए बुलाया है और हम उसको उसके लिए क्या देंगे? रेम्यूनरेशन देंगे, एक तरह से कमीशन देंगे, मान लो 7,000 रुपये की। दीपा जो है वो एग्री हो जाती है। ये वर्ड, ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले से समझाता आ रहा हूँ। दीपा एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। दीपा ने कहा कि ठीक है, अब डिसोल्यूशन के वक्त जो भी एक्सपेंस होगा डिसोल्यूशन का वो मैं अपनी जेब से भरूंगी, आप मुझे सिर्फ 7,000 रुपये दे दो। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 6,000 वर पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। एक बात बताओ, खर्चा किसको पे करना था? डिसोल्यूशन का एक्सपेंस किसको पे करना था? दीपा को, क्योंकि फर्म ने दीपा को 7,000 रुपये दे चुकी थी फर्म दीपा को कि भैया 7,000 रुपये लो कमीशन और डिसोल्यूशन संभालो और उसका खर्चा भी संभालो। लेकिन एक्चुअल जब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए तब वो 6,000 रुपये हुए और वो भी किसको भरने पड़े? फर्म को, यानी कि दीपा का खर्चा था भरा किसने? फर्म ने। तो इसकी एंट्री देखो ध्यान से, दो एंट्री यहाँ पे होती है। सी की फर्स्ट एंट्री, पहले तो फर्म का पहला खर्चा क्या हुआ कि उन्होंने दीपा को क्या दिया? रेम्यूनरेशन दिया। ठीक है, तो फर्म का एक्सपेंस जब भी बढ़ता है रियलाइजेशन अकाउंट हम करेंगे डेबिट, कितने से? फर्म का एक्सपेंस हो रहा है 7,000 रुपये से और वो किसको मिल रहा है? दीपा को। तो टू दीपाज कैपिटल अकाउंट 7,000 रुपीज़। क्लियर है? क्योंकि फर्म ने दीपा को कहा कि भैया आप डिसोल्यूशन का एक्सपेंस संभालो और हम आपको कितने रुपए देंगे? 7,000 रुपये देंगे। तो फर्म का जो एक्चुअल खर्चा हुआ वो 7,000 रुपये हुआ। अब दीपा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि फर्म के सारे एक्सपेंसेस को यही बियर करेगी, लेकिन जब फर्म का खर्चा हुआ तो दीपा ने उसको पे नहीं किया। वो दीपा ने किससे पे करवाया? फर्म के बैंक अकाउंट से। जब फर्म का खर्चा ही नहीं था, खर्चा अब वो पार्टनर का बन चुका है, तो फर्म पे क्यों करेगी? तो फर्म को क्या करना चाहिए इस केस में? फर्म ने जितना भी 6,000 रुपये का एक्सपेंस को पे किया वो फर्म को किससे लेना चाहिए? दीपा के कैपिटल अकाउंट से। तो फर्म का जो है वो बैंक अकाउंट क्या हो गया? कम, कितने रुपए से? 6,000 रुपये। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ वहीं पर आता है जहां पे फर्म का खर्चा हो या फर्म की इनकम हो। फर्म का खर्चा ऊपर वाली एंट्री में था, फर्म ने दीपा को 7,000 रुपये कमीशन पे रखा था, रेम्यूनरेशन पे रखा था कि डिसोल्यूशन का एक्सपेंस संभालो। अब एक्सपेंस को बियर करना दीपा की जिम्मेदारी थी, लेकिन दीपा ने एक्सपेंस बियर नहीं किया, वो भी फर्म को अपनी जेब से भरना पड़ा। लेकिन ये 6,000 रुपये जो है ये फर्म का खर्चा है ही नहीं, ये किसका खर्चा है? पार्टनर का। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट नहीं आ सकता। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे फर्म ने कहा ठीक है, मेरा पैसा तो जा रहा है लेकिन ये पैसा मैं किससे ले लूँगा? ये पैसा मैं दीपा के कैपिटल में से काट लूँगा, क्योंकि ये दीपा को बियर करना है। क्लियर है? तो इसलिए हमने पार्टनर की कैपिटल कम किया और फर्म ने अपने बैंक को भी कम कर दिया। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है डी में, कह रहा है देव एक पार्टनर एग्री टू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन 7,500 रुपये। 7,500 में वो मान गया कि भैया मुझे 7,500 दो और मैं डिसोल्यूशन का काम संभाल लूँगा। ठीक है, ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज इज कमीशन। बताओ, फर्म जब उसको 7,500 रुपीज़ दे रही है उसकी कैपिटल में, वो उसके बावजूद भी क्या ले गया? स्टॉक ले गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और हम ऑलरेडी स्टॉक को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर चुके थे। ये लाइन अगर नहीं भी लिखता हम तब भी यही मानते कि एसेट जो है वो ट्रांसफ़र डिसोल्यूशन में हो चुकी है, मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो चुकी है सारी की सारी एसेट्स। ठीक है, तो एसेट का नाम अब दोबारा तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पे देव से क्या गलती हुई? पहला, देव को जब फर्म ने 7,500 दे दिए थे तो देव स्टॉक क्यों लेकर गया? ठीक है ना, तो फर्म कह रही है भाई कि मेरा जो खर्चा था, डी की भी फर्स्ट एंट्री, फर्म ने उसको 7,500 का रेम्यूनरेशन दिया, तो जिससे फर्म का जो है एक्सपेंस हुआ रियलाइजेशन अकाउंट, फर्म ने किया डेबिट। 7,500 रुपीज़ उसको कमीशन दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं हम? देव को। तो देव्स कैपिटल अकाउंट 7,500 से देव की कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो गई। अब देव ने यहाँ पे क्या गलती कर दी? देव सेम अमाउंट का स्टॉक ले गया एज अ कमीशन।
कमीशन किस बात का भाई, तेरे को पैसे दे तो दिए, यहाँ पे तेरे कैपिटल बढ़ा तो दिया फर्म ने, तो वो गलती से क्या ले गया, फर्म की क्या ले गया, एसेट ले गया यानी कि स्टॉक। अब फर्म का स्टॉक ले गया तो फर्म वो पैसा किससे लेगी, देव से, देव से यानी कि देव की कैपिटल को फर्म क्या कर देगी, कैंसिल आउट यानी कि कम कर देगी। तो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एंट्री को हम नो एंट्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट हुआ, यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट, ये से ये कट गया, देव्स क्रेडिट हुआ और देव्स यहाँ डेबिट, ये से ही कट गया। सर ऐसा हुआ ही क्यों, इस एंट्री को थोड़ा डिटेल में बताओ। सीधी सी बात है बेटा, देखो देव को फर्म ने एज अ एक्सपेंस रखा 7500 कि भैया ये ले तू हमारा डिसोल्यूशन संभाल, हम उसको तेरे को, उसके लिए हम तेरे को 7500 रुपीज़ दे रहे हैं। देव ने क्या किया, देव ऑन द अदर हैंड फर्म की एसेट ले गया 7500 रुपीज़ की। अब एक तरफ फर्म ने देव को पैसे देने भी हैं और दूसरी तरफ फर्म ने देव से पैसे लेने भी हैं, तो ये दोनों एंट्रीज आपस में सेट ऑफ हो गई हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, नो एंट्री। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग दौड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर सही तो है, देव को फर्म ने जब एज अ वो रखा कमीशन, तो देव उस कमीशन की जगह देव एसेट ले गया, स्टॉक ले गया। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन की आप वर्डिंग्स पे जा रहे हो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देव अ पार्टनर एग्रीड टू डू द वर्क ऑफ डिसोल्यूशन फॉर रुपीज़ 7500। वो फर्म मान गया, फर्म कह रही कि मेरा 7500 का खर्चा हो गया और डिसोल्यूशन का जो भी काम होगा वो देव संभालेगा, तो उसके कैपिटल को फर्म ने 7500 से बढ़ा दिया। अब उसने क्या किया, ही टुक अवे स्टॉक ऑफ द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन। देव को फर्म ने जब ऑलरेडी 7500 रुपीज़ दे दिया, तो देव ने क्या गलती कर दी, देव कह रहा है कि मैं स्टॉक लेकर जा रहा हूँ एज माई कमीशन। तो कोई फ़ायदा थोड़ा ना, जब फर्म ने उसको ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट दे दिया है तो वो स्टॉक लेकर क्यों जा रहा है कमीशन में। तो फर्म ने कहा कि नहीं भैया आपकी वही कोई कमीशन वमीशन नहीं है, ये हम आपको 7500 रुपीज़ दे चुके हैं, अगर अब आप हमारी एसेट लेकर जाते हो तो हम आपके कैपिटल अकाउंट में से उतना पैसा निकाल लेंगे। क्लियर है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि उसके बदले में एसेट दिया, यहाँ कहीं नहीं लिखा। फर्म ने उसके बदले में उसे कोई एसेट नहीं दिया, वो खुद अपनी मर्जी से एसेट लेकर गया, जबकि फर्म ने उसको अमाउंट दिया था। इसलिए फर्म का पहले हुआ नुकसान, 7500 उसको पे किए देव को, उसके बाद उस फर्म ने उससे एसेट के पैसे ले भी लिए। तो ये एंट्री नो एंट्री भी हो सकती है, बट आप ऐसे अगर करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ऊपर नीचे अमाउंट हो सकता है, तो आपको डबल एंट्री करना ही बेटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, कह रहे जीव a partner agreed to do work of dissolution for which he was allowed a commission of ₹10,000। जीव ने वही सेम है कि भैया वो डिसोल्यूशन का काम संभालेगा और उसने कहा कि मुझे आप 10,000 रुपये कमीशन दे देना। ही एग्री टू बियर, और उसने ये भी कहा कि डिसोल्यूशन में अब जो भी खर्चा होगा वो मैं बियर करूँगा। ये लैंग्वेज मैंने क्या कहा है, लिखा होना ज़रूरी है। कह रहे एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय जीव वर ₹12,000। दीज एक्सपेंसेस वर पेड बाय जीव बाय ड्रॉइंग्स कैश फ्रॉम द फर्म। ये घुमा फिरा के इन्होंने वही बात दोबारा से बोल दी, भैया खर्चा पहले फर्म ने जीव को 10,000 रुपये दिए, कहा डिसोल्यूशन का एक खर्चा संभालो। उसने कहा ठीक है मैं डिसोल्यूशन का एक्सपेंस मैं पे करूँगा, लेकिन डिसोल्यूशन का एक्सपेंस हुआ 12,000। वो पे किसने किया, जीव ने पे किया। लेकिन सवाल ये उठता है किसके पैसों से, जीव ने पे किया फर्म के पैसों से, यानी कि इन शॉर्ट फर्म ने ही पे किया। अब भैया सीधी सी बात है, अब यहाँ पे फिर वही बात है कि फर्म के डबल एक्सपेंस हुए। तो फर्म के डबल एक्सपेंस कैसे हुए, पहला तो जो उन्होंने जीव को पे किया 10,000 रुपये, तो रियलाइजेशन अकाउंट को कर दो डेबिट टू, क्या नाम है पार्टनर का, जीव्स कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 रुपये फर्म का एक्सपेंस हुआ है और जीव ने सारे के सारे एक्सपेंसेस को बियर करने का जिम्मेदारी ले ली उसने। ठीक है। अब लेकिन जब एक्सपेंस पे हुआ वो फर्म के अकाउंट से पे हुआ। फर्म ने कहा भाई जब तुझे मैंने जिम्मेदारी दे दी बेवकूफ़ आदमी, तो तूने हमसे पे क्यों करवाया, हम वही पैसा तेरे कैपिटल में से काट लेंगे। तो फर्म ने जीव्स कैपिटल को कम किया, जीव्स कैपिटल अकाउंट हुआ डेबिट, 12,000 रुपये उसके कैपिटल में से निकाले क्योंकि फर्म ने अपनी जेब से पे किए थे। तो फर्म की कैश, फर्म का बैंक या कैश भी कम हो गया।
क्लियर है, तो ये 2 एंट्री थी। लास्ट कह रहा है अ डेटर 8,000 ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हम हमारे एक डेटर था, हम ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन में। एग्रीड टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 7,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सीधी सी बात है भाई, मेरा डिसोल्यूशन का कोई खर्चा होगा, रियलाइजेशन का कोई खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। तो मेरा एक डेटर था 8,000 रुपये का, उसने कहा यार मुझसे 8,000 रुपये मत लो, मैं तुम्हारा खर्चा पे कर देता हूँ 7,800 रुपीज़ में। तो सीधी सी बात है, ये वाली जो एफ एंट्री है ये क्या होगी बच्चों, ये होगी नो एंट्री। सर नो एंट्री क्यों होगी? यार एक बात बताओ, तुमने क्या है पार्टनर का नाम, डेटर, हाँ, तुम्हारा जो एक डेटर है जिससे तुमने पैसे लेने हैं, और तुम्हारे एक एक्सपेंस भी है, वहाँ पे तुमने पैसे देने हैं। ध्यान से सुनना, एक है तुम्हारा डेटर 8,000 रुपये का जिससे तुमने पैसे लेने हैं, और एक है तुम्हारा रियलाइजेशन का एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्रेडिटर को पैसा देना है, किसी और को पैसा देना है, कुछ भी हो सकता है। तो रियलाइजेशन का खर्चा था 7,800 रुपीज़। तुम्हारा डेटर कहता है कि भाई ये खर्चा तुम मत बियर करो, तुमने मेरे से पैसे लेने हैं, मुझे 200 रुपये डिस्काउंट दे दो, मैं बियर कर लूँगा, मैं पे कर देता हूँ तुम्हारा खर्चा फुल सेटलमेंट में। हमने कहा ठीक है। क्या हमारे पास 8,000 रुपये आए? नहीं। क्या हमने 7,800 रुपीज़ पे किए? नहीं। जब ना तो पैसा आया और ना ही पैसा गया, तो एंट्री क्या होती है? नो एंट्री। अगर बेटा हमारी एसेट्स के साथ हम अपने एक्सपेंसेस को भी सेट ऑफ करते हैं, एक्सपेंसेस में लायबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं, क्रेडिटर्स भी हैं, अगर हम अपनी एसेट्स के साथ इन सबको सेट ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या बन जाती है बच्चों? नो एंट्री। और ये कॉन्सेप्ट मैं पीछे समझा चुका हूँ। क्लियर है? तो ये आपका जो है ट्रांजैक्शन 17 ये ख़त्म होता है। अब आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके साथ साथ होमवर्क मिल जाएगा जितने क्वेश्चंस आपने करने हैं, और एग्ज़ाम में अब इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।